नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और अपने वादे के मुताबिक आज 1 नवंबर को सुबह हम आपका स्वागत करते हैं एसएससी जीडी के एक स्पेशल प्रैक्टिस सेशन बैच जिसका नाम है सिलेक्शन बैच। और एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आपके पास है, 14 नवंबर से उसका फॉर्म ऑनलाइन हो चुका है और लास्ट फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट होने हैं। और इस 3 महीने 3.5 महीने के ड्यूरेशन में हम आपके साथ एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लास्ट दिन तक और एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के एक पेपर के रिव्यू तक आपके साथ बने रहेंगे। तो एकदम हमने फ्रेश तैयारी की है कि आपको एसएससी जीडी का एक क्वेश्चन और उस पैटर्न के एक क्वेश्चन और उस लेवल के एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाए। देखो दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है ना, व्हाट टू डू से ज़्यादा ज़रूरी ये है जानना कि व्हाट टू डू नॉट। क्या पढ़ना है ये जानना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना। बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि अगर हम एसएससी जीडी के लिए जा रहे हैं, अगर हम यूपीपी की कांस्टेबल के लिए जा रहे हैं, तो हमें उस लेवल की तैयारी करनी है। लेकिन हमें अपनी तैयारियों को ये ध्यान देना है कि अगर हम जिस लेवल की तैयारी कर रहे हैं उस लेवल की तैयारी के पर फोकस करेंगे तो हमारा सिलेक्शन आसान होगा, हमें पढ़ने में आसानी होगी। और दोस्त एक बात बताएं, 132 क्वेश्चन आउट ऑफ 132 मार्क्स आउट ऑफ 160 मार्क्स आपको एसएससी जीडी का ये पिछला कट ऑफ था। दोस्त, पिछले कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए ये बात बहुत साफ है कि अगर आपने 80 में से 65 क्वेश्चन किए तभी आप मेरिट में सेफ हैं, नहीं तो आप मेरिट में सेफ नहीं हैं। तो एकदम, और एक बात बता दें, आप विश्वास दिलाता हूं कि 3.5 months इज मोर देन एनफ टू प्रिपेयर ऑल होल सिलेबस ऑफ एसएससी जीडी। और आपको 20 क्वेश्चन मैथ्स, 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 क्वेश्चन हिंदी और 20 क्वेश्चन जीएस का, ये आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जीडी का कंप्लीट पैकेज प्रैक्टिस सेशन बैच जिसका नाम हमने सिलेक्शन बैच रखा है, वो आपको डेली बेसिस पर आज से मिलता रहेगा। तो आपका स्वागत करते हैं आज 1 नवंबर की इस प्रभात वेला में मैथमेटिक्स के आज के एसएससी जीडी के सिलेक्शन बैच के पहले दिन, जो कि स्पेशली हमने डिजाइन किया है एसएससी जीडी के लिए। स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ कि जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा सकता। दोस्त, वक्त से जो अनुभव कहते हैं ना, अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है। अनुभव जो है, एक्सपीरियंस जो है, उसका कोई तोड़ नहीं होता। समय आपको ये सिखाता है, समय अच्छा है तो सब आपके साथ है, समय बुरा है तो जो आपके साथ है वही आपके साथ है, नहीं तो फिर तो कोई नहीं है आपके साथ। तो समय के साथ अपनी तैयारी को, सिलेक्शन बहुत ज़रूरी चीज़ है दोस्त। सिलेक्शन होने के बाद जो अगला सुबह होता है ना, उसका सूरज थोड़ा बड़ा होता है। जब जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैंने अनुभव किया है, आप भी अनुभव करिए कि जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन आपको आने वाली सुबह बहुत अच्छी लगेगी। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 वर्ग सेमी है और आधार तथा संबंधित भुजाओं का अनुपात 3/4 है तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? बहुत सिंपल सवाल है, समझने की कोशिश करते हैं। एसएससी जीडी के इस बैच में, सिलेक्शन बैच में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और स्टार्ट करते हैं सवालों का। पहला सवाल है, ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ L इंटू एच इज इक्वल टू 1176। अब आप देखो 3/4 का अनुपात है तो 3x और 4x हो जाएगा ये। तो हाफ इंटू 3x इंटू 4x इज इक्वल टू 1176, या यू कह सकते हैं 2 बार कट जाएगा 6x, या x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1176/6। इसको करेंगे एक हो जाएगा और कितना बचेगा? 6, 5 और 6 7 42 6 8 6 9 54। ठीक है, ये आ जाएगा आपको 190। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 196 आ जाएगा और x बराबर आ जाएगा 14। ठीक, x बराबर 14 14 हम 196। अब क्या कह रहे हैं, ऊंचाई h क्या होगी? तो ऊंचाई क्या है? ऊंचाई 4x है, तो 4x बराबर हो गया 14 चौका 96, 96, 14 14
एक मिनट वेट, 14 चौका 56, सॉरी 14 चौका 56, 56, ये आपका आंसर 56 हो गया, राइट। ये आपका ऑप्शन डी यहां से करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपको पूरे सेशन में कहीं कोई दिक्कत है, किसी सवाल में दिक्कत है, अपना व्हाट्सअप नंबर हमारे ग्रुप में हमको कमेंट बॉक्स में डालिए और क्वेश्चन नंबर डालिए, हम आपके को सोल्यूशन, डिटेल सोल्यूशन आपके व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कराएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 8,600 रुपए अपने 5 बेटे, 4 बेटियों और 2 भतीजों के लिए छोड़े। यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना मिले तो प्रत्येक बेटी का भाग क्या है। सवाल को समझने की कोशिश करिए दोस्त। ऐसे ही सवाल एसएससी जीडी में आते हैं और ये सारे सवाल एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पर तैयार किए गए हैं। मैं ये नहीं कि दावा करता हूं कि ये किसी साल तो आए ही हैं, लेकिन इस पैटर्न के सवाल आए हैं और इस पैटर्न के सवालों को हमको पढ़ना है, समझना, ठीक है। तो 8,600 है, 5 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, 5 बेटे, 4 बेटियां और 2 भतीजा, ठीक है। कह रहे हैं कि यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, यानी एक भतीजे को अगर x मिले तो एक बेटी को कितना मिलेगा, 4x मिलेगा, तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना, यानी प्रत्येक बेटे को 5x मिलेगा। सवाल को समझने की कोशिश करो। अगर प्रत्येक भतीजे को x मिल रहा है तो प्रत्येक बेटी को 4x मिल रहा है और प्रत्येक बेटे को 5x मिल रहा है। अगर प्रत्येक बेटे को 5x मिल रहा है तो 5 लोगों में कितना मिलेगा, 25x। 4 बेटी को 4x, एक बेटी को 4x मिल रहा है तो 4 बेटियों में कितना होगा, 16x, और एक भतीजे को x मिल रहा है तो 2 भतीजों में 2x, और यही पैसा कुल मिला के 8,600 है। यहां तक कोई तकलीफ है? एकदम सिंपल। सवाल को बहुत इजी मोड में सोचने की कोशिश करो। अब देखो 25, 2, 27 और 16, 27 10, 37 6, 43x बराबर 8,600। तो x बराबर कितना हो जाएगा, सिंपल 200 हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, प्रत्येक बेटी का भाग, प्रत्येक बेटी का कितना भाग था, 4x, 4 दूनी 800। इजी सवाल था, एकदम इजी क्वेश्चन। इसी तरीके से सोचना है और इसी तरीके से सवाल को आपको हल करना है। यहां तक कोई दुख तकलीफ का समस्या परेशानी दोस्त नहीं है ना? अब की बार एकदम सिलेक्शन लेके छोड़ना है एसएससी जीडी को। जो लोग पिछली बार चूक गए उनके लिए बहुत बड़ा अवसर है और इस बार आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करनी है। और आपकी इस सफलता की यात्रा में सिलेक्शन गुरुजी लास्ट मोमेंट तक, लास्ट पेपर के दिन तक और रिजल्ट के दिन तक आपके साथ रहेगा। तो बढ़ते हैं आगे सवाल की ओर। देखिएगा, √8 माइनस √4 माइनस √2, 8 का क्या हो जाएगा, 2√2, -4 2 हो जाएगा और ये -4, 2√2 में से √2 जाएगा तो √2 -2, यही आपका आंसर है। सिंपल, ठीक है, ऑप्शन नहीं लिखा है यहां, यही आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 9 + 16 + 25 + 36 + 100 के जोड़ का मान बताइए। अब बात समझने की कोशिश करो दोस्त। क्या कह रहे हैं, 9 + 16 + 25 + 36 और +100। क्या मतलब है इसका, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर, सॉरी ये डॉट डॉट होना चाहिए था, ठीक है। हाँ, 1 मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ है मामला, ये यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था। ओ सेट, हमने ही गलती कर दी, कोई नहीं। प्लस डॉट 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 और +100, तो प्लस डॉट 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 +10 का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है दोस्त? अब आप देखो, ये छूट क्या रहा है अपने पास, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। अब अगर हम ये निकाल लें, पूरा इसका वैल्यू निकाल लें और उसमें से 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर 1 और 2 स्क्वायर 4, दोनों जोड़ दीजिए तो 5 अगर घटा दें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर + 10 स्क्वायर। अब क्या होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो योग का फार्मूला है वो है n n+1 2n+1 n n+1
2n+1 और बाई 6, यही है ना। तो देखो 10 गुणित 10 + 1 11 + 10 दूनी 20 गुणित गुणित 1 मिनट, अच्छा, गुणित 21 और बटा 6, ठीक। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और ये 2 पचे 10। अब क्या आ गया, 11 पचे 55, 5 सत्ते 35 की 5 हासिल 3, 5 सत्ते 35, 3 38, 385। ये क्या है, ये 385 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 5 स्क्वायर + 6 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर है। लेकिन हमको क्वेश्चन जो दिया था वो इतना ही दिया था ना, तो हम घटा दें इसमें से 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर = 5, और ये घटा देंगे तो आ जाएगा 380। ये 380 क्या है, 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 स्क्वायर। तो आपका आंसर हो गया बी ऑप्शन करेक्ट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक कर लोगे यहां तक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखना बच्चा, बहुत सिंपल सवाल है। किस संख्या के वर्गमूल का 0.003 है का भाग 0.003 है। अगर ये वर्गमूल है तो 6 अंक आना चाहिए, सॉरी, ठीक है। 3 है तो वर्ग क्या होता 9, और 9 वाला एक ऑप्शन है, लेकिन यहां अगर इसका वर्ग करोगे तो 0.0003455, ये 9 5 जीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 0 2 0 3 0 4 जीरो है, यानी ये नहीं होगा और ये नहीं होगा तो और कोई होना नहीं है। ये आप कह देंगे कि उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका स्क्वायर ये है, इसका वर्गमूल ये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ए और बी किसी काम को क्रमशः 6 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ध्यान से समझना बेटा, कह रहे हैं कि ए और बी एक काम को क्रमशः 6 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, ध्यान देना ये छूट गया है यहाँ पे। 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। काम छोड़ रहा है बच्चा, ए काम छोड़ रहा है, राइट। तो कह रहे हैं तदनुसार काम पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। बहुत ध्यान से समझना, ए कितने दिन में काम कर सकता है 6 दिन में, और बी कितने दिन में कर सकता है 12 दिन में। एलसीएम ले लो, पूरा काम 12, ए का 1 दिन का काम 2 और बी का 1 दिन का काम 1। इतनी बात में कोई तकलीफ है, इतना समझते हो ना। जैसे ही एलसीएम लेते हो ये पूरा काम आ जाता है, और पूरे 12 काम को करने में अगर ए को 6 दिन लगते हैं तो 1 दिन में 2 काम करता है, और पूरे 12 काम को करने में अगर बी को 12 दिन लगते हैं तो यानी 1 दिन में 1 काम करता है। अब देखो क्या रहे हैं कि ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, यानी ए अपने हिस्से का 6 काम किया और गया, इसको घटा दो। 12 में से ये 6 हटा देना है, 12 - 6 और बचा कौन, ए बी, तो बी का 1 दिन का काम 1, यानी पूरा काम समाप्त होने में यही 6 दिन लगेगा दोस्तों। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं ना, कर लोगे, सिंपल सवाल, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान देना। किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हुए हैं, 70% हिंदी में और 40% दोनों में। तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या नहीं पूछेंगे, यहाँ पूछेंगे आपसे, देखिए ये थोड़ा सा वो है, संख्या क्या है यानी प्रतिशत क्या है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो ऐसे सवाल को बहुत इजी टैकल करते हैं। इंग्लिश में 60%, हिंदी में 70% और 40% दोनों में, हिंदी और इंग्लिश और हिंदी में 40%। यहां क्या है 7 6 13, 130% माइनस 40% के बराबर हो गया कितना 70%, सॉरी 90%, 90%। 90% क्या हो गया, ये सब पास का मामला था, तो ये टोटल पास हो गए। टोटल पास इज इक्वल टू 90%, तो टोटल फेल
टोटल फेल हो गए आपके 10%। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना भाई? देखो ये सारा डेटा पास में है, तो ये जो रिजल्ट आएगा ये पास का आएगा। ठीक है ना? क्या करते हैं, अलग अलग विषयों का जोड़ के दोनों विषयों में से को घटा देते हैं, तो टोटल पास परसेंट मिलता है, और टोटल पास परसेंट 90 है, तो फेल परसेंट कितना हो गया? 10। आगे बढ़ूं, अगला सवाल कह रहे हैं कि 14 छात्रों के प्राप्तांक का औसत 71 था, लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र के प्राप्तांक 56 की बजाय 42 और दूसरे के 42 की बजाय 74 चढ़ा दिए गए, अतः सही औसत ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल, समझो बच्चे। कह रहे हैं कि 14 विद्यार्थी हैं, 14 विद्यार्थी हैं और इनका औसत 71 था, लेकिन बाद में जब उसको चेक किया गया तो जिसको 56 मिलना चाहिए था उसका 42 लिखा गया, यानी कितना कम लिखा गया? योग में कितना कम? 56 माइनस 42 बराबर +14। ठीक, +14। और दूसरे का 32 की बजाय 74 चढ़ गया, यानी 32 होना चाहिए था और 74 लिख गया, यानी कितना ज्यादा मिल गया? 2 इधर और 4 इधर, 42 माइनस 42। यानी जो योग में अंतर आया या योग में अंतर है वो -14 दूनी 28 है। योग में 28 की कमी आएगी वास्तविक योग में। ये 28 ज्यादा जुड़ गया, 28 ज्यादा जुड़ गया। अगर योग में 28 जुड़ गया तो औसत में कितनी वृद्धि करेगा? ये औसत में 14 की औसत में 28 कितनी वृद्धि कर देगा? 2 की वृद्धि करता। यही 2 गलत है, और इसी 2 को घटा देंगे औसत से तो एक्चुअल एवरेज मिल जाएगा 69। फिर से बताता हूं, समझ लो, बहुत इजी सवाल है। एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब सवाल हवा की तरह क्वेश्चन मैथमेटिक्स में के सॉल्व होने हैं एग्जाम में, और इतनी प्रैक्टिस आपको मैं करा के छोड़ूंगा। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। किसी भी एग्जाम को, वनडे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रैक्टिस बहुत मस्ट है, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन कराएगी। आपको सब कुछ आता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास स्पीड नहीं है तो आप एग्जाम में बस पूरा पेपर नहीं पढ़ पाओगे दोस्त। बहुत सारे लोग जाते हैं, फैशन में फॉर्म भर देते हैं, जाते हैं, पूरा पेपर नहीं पढ़ पाते हैं टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, देखो फिर से कह रहे हैं कि 14 विद्यार्थियों का प्राप्तांक 71 था। ठीक है, रीचेक हुआ तो क्या पता चला कि एक बच्चे जिसको 56 नंबर पाना चाहिए था, गलती से 42 नंबर दे दिया गया, यानी 14 नंबर कम दिया गया, यानी 14 प्लस होगा और देना है 14। और एक को 32 की बजाय 74 नंबर दे दिया गया, यानी 42 ज्यादा दे दिया गया। तो एक से को 14 कम दिया गया तो 14 जोड़ेंगे, और एक को 42 ज्यादा दे दिया गया तो 42 घटा देंगे, यानी योग में कुल 28 कम करना है। यानी योग जो था वो 28 ज्यादा हो गया, और जब योग 28 ज्यादा हो गया दोस्त तो औसत कितना बढ़ जाएगा? योग में 28 ज्यादा लिए हैं, यानी औसत में 28/14 2 ज्यादा लिए हैं, औसत 2 से ज्यादा आया है, तो 2 घटा देंगे 71 से तो 69 आ जाएगा। यही एक्चुअल एवरेज होगा। क्लियर है बात? दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगला सवाल, एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई परस्पर बराबर है। वेरी गुड। यदि 90 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से रेलगाड़ी 1 मिनट में पूरा प्लेटफॉर्म पार कर लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। बहुत सिंपल सवाल है दोस्त, इससे आसान सवाल क्या हो सकता है? देखो, आपको पता है जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल, प्लेटफॉर्म, सुरंग, गुफा को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म, पुल, गुफा, सुरंग या ट्रेन को ही पार करती है तो उस ट्रेन की लंबाइयों के योग के बराबर दूरी चलती है। कह रहे हैं जिस प्लेटफॉर्म को पार कर रही है उसकी प्लेटफॉर्म की लंबाई उतनी ही है जितनी की ट्रेन की लंबाई है। तो मान लिया ट्रेन की लंबाई L, दूरी बराबर 4 गुणे समय। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? मेरी बात को समझ रहे हो? ठीक, अब देखो क्या करना है। दूरी हो गई L प्लस L, L ट्रेन हो गया, L प्लेटफॉर्म हो गया। चाल 90 गुणित 5/18 कर लो मीटर प्रति सेकंड, अगुणित समय 1 मिनट को 60 सेकंड में बदलिए, यानी 2L इज इक्वल टू 18 × 90, 5 × 25, अब 25 5 × 25 छक्का 150, यानी 1500 आ रहा है। यानी L एक लंबाई 750 आएगी। यही पुल की भी लंबाई है, सॉरी यही प्लेटफॉर्म की भी लंबाई है और यही ट्रेन की भी लंबाई है। बात क्लियर हो रही है दोस्त? कहीं कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं है ना? कर लोगे? ठीक। अगला सवाल कह रहा है कि 272 के स्क्वायर -128
के स्क्वायर का वर्गमूल क्या है। ठीक है, क्या दिक्कत है, लगा लेते हैं सवाल। कुछ कुछ ऑप्शन क्वेश्चंस में छूट गए, उसका कारण यह है कि थोड़ा सा टाइपिंग में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है ऑप्शंस की। जैसे 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बराबर हो गया 272 प्लस 128 प्लस 128 और 272 माइनस 128। तो जोड़ लीजिए आप, 8 2 10 1, 7 2 9 1 10 1 और 2 1 3 1 4, ये 400 और गुणित हटा देंगे तो 12 में से 8 जाएगा 4 और ये बचा कितना 6 में से 2 जाएगा 4 और ये 144। अब इसका अगर वर्गमूल निकालना है दोस्त तो वर्गमूल क्या हो जाएगा, 400 का वर्गमूल 20 और इसका 12, 12 दूना 24, 240 इसका वर्गमूल है। सिंपल सवाल है, ठीक है ना। इसका वर्गमूल कितना हो गया 240। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ूं। अगला क्वेश्चन, एक वृत्ताकार रास्ते के 40 मिनट में 8 चक्कर लगा देता है। एक वृत्ताकार ए कोई वस्तु है, ए कोई आदमी है, कुछ भी है। ए एक वृत्ताकार रास्ते के 40 मिनट में 8 चक्कर लगा देता है। यदि वृत्त का व्यास पहले का 10 गुना कर दिया जाए तो ए को अपनी पहली वाली गति से नए वृत्त का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। बहुत सिंपल बात समझने की कोशिश करो, लॉजिकल सवाल है, पेन पेपर का जरूरत नहीं है, बिना पेन पेपर का सवाल है। 8 मिनट 40 मिनट में 8 चक्कर, यानी 1 मिनट 5 मिनट में 1 चक्कर। ध्यान दो, 5 मिनट में 1 चक्कर, 5 मिनट में कोई 1 चक्कर लगाता है किसका, अगर 2 पाई आर है तो। कह रहे हैं व्यास 2 गुना कर दिया गया तो परिधि 10 गुना कर दिया गया तो परिधि भी 10 गुना हो जाएगी, और परिधि जब 10 गुना हो जाएगी तो एक ही चक्कर करने में 10 गुना टाइम लगेगा, यानी 50 मिनट लगेगा दोस्त। सवाल खत्म, डन। 50 मिनट्स विल बी कंज्यूम्ड टू कवर ऑफ 1 सर्कल, राइट। कह रहे हैं कि 40 मिनट में 8 चक्कर लगाता है, 40 मिनट में 8 चक्कर लगाता है, ठीक है। 1 चक्कर लगाने में 5 मिनट लगेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। कह रहे हैं अगर वही सर्कल, वही सर्कुलर ट्रैक 10 गुना बड़ा कर दिया जाए, भाई व्यास 10 गुना तो परिधि 10 गुना, और जब 10 गुना बड़ा हो जाएगा तो समय भी 10 गुना लगेगा। तो 1 चक्कर लगाने में अगर पहले 5 मिनट लगता था तो अभी 1 चक्कर लगाने में 50 मिनट लगेगा। सिंपल सवाल, ठीक है। आगे बढ़ूं, अगला सवाल है, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल, कुछ भी नहीं करना, आपको इजी सोचना है। किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ते हो तो वह 100% हो जाती है। वही संख्या मिलने का क्या मतलब है, 100% हो जाती है। इट मीन्स 75% प्लस 75 बराबर 100%, यानी 75 बराबर 25%, तो 100% बराबर 25% बराबर 75, तो 1% बराबर 3, तो 100% बराबर 300। सिंपल सवाल। वही संख्या प्राप्त होने का मतलब आपको 100% मिल गया, मूल मिल गया, प्रिंसिपल मिल गया, 100% मिल गया। तो कह रहे हैं कि किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ते, किसी संख्या के 75% में कितना परसेंट उसका जोड़ोगे तो 100% आएगा, 25% जोड़ोगे ना। बात समझो, सवाल को एकदम इजी टैकल करना है। कह रहे हैं, अब मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं आपको पेन पेपर से। कह रहा है कि किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ते हैं तो ये वही संख्या मिलती है, यानी 100% मिलता है, ठीक है ना। अब मुझको एक बात बताओ, 75% में कितना जोड़ोगे तो 100% मिलेगा, 25%। यानी कहने का सेंस ये है, ये 25% बराबर कितना है, ये 25% 75 के बराबर है, यानी 1% कितने के बराबर है, 3 के बराबर है, तो 100% संख्या कितनी है, 300। बस कहानी खत्म, इस सवाल की कहानी खत्म दोस्त। अब बहुत तमाम लोग क्या करेंगे, इसको x मानेंगे, x का 75% प्लस 75 बराबर x, तो वो लंबी बात है, ये आसान बात है। इसी को समझना है और इसी को अप्रोच करना है एग्जाम में। आगे बढ़ता हूं, कह रहे हैं कि यदि 5000 रुपया 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर दी जाए तो 1
सही 1/2 वर्ष बाद वार्षिक, इसको थोड़ा सा हमें सही कर दूं आपके लिए। एक सही 1/2 वर्ष बाद वार्षिक या अर्धवार्षिक ब्याज पर ब्याज की गणना करने पर उसका अंतर कितना होगा। सिंपल सवाल है। क्या कह रहे हैं कि अगर 5,000 रुपया है, 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाए, तो अगर एक सही 1/2 वर्ष बाद वार्षिक या अर्धवार्षिक ब्याज पर गणना करने पर उसका अंतर कितना आएगा। बहुत सिंपल सवाल है, समझने की कोशिश करना दोस्त। 5,000 रुपया है दोस्त, 5,000 रुपया है, ठीक है। अब आप बात को समझने की कोशिश करना कि अगर हम 5,000 रुपए का अर्धवार्षिक रूप से निकालें तो अर्धवार्षिक रूप से ब्याज 2% हो जाएगा, 2%। और 2% अगर आप 3 छमाही होगी 1.5 साल में, तो इसका पहला 2% कितना हो जाएगा 100, फिर इसका दूसरा 2% कितना हो जाएगा 200, 2 और अगला 2% हो जाएगा 0.2 दूनी 4, 0.04, 3 और 1 से गुणा कर लेंगे, 300 प्लस 100 और प्लस 0.04, यानी 306.04। अब एक बात समझ लेना कि आंसर तो यही क्लियर हो गया, आंसर अपना यही क्लियर हो गया, क्योंकि अगर 0.4 आ गया और अंतर में कहीं 0.4 है तो ये ए ऑप्शन में है, यही ए ऑप्शन आपको टिक मार देना है। देखते हैं क्या होता है आगे। अब कह रहे हैं कि 5,000 रुपए का अगर वार्षिक दर पर लो तो पहला 4% कितना आएगा दोस्त, पहला 4% आएगा, इसका पहला 4% हो जाएगा 50 चौका 200। ये फर्स्ट ईयर का मामला है। सेकेंड ईयर में ये 5,000 और प्लस 200, इस पर 4% लगेगा, तो 5,000 का 4% 200 और प्लस 200 का 4% 8, यानी 208। ये सेकेंड ईयर का है, पूरे सेकेंड ईयर का। लेकिन आपको क्या निकालना है 6 माह का, तो 6 माह का क्या होगा 208/2 यानी 104 होगा। यानी अगर हम 1 ईयर प्लस 6 मंथ की बात करें तो आपका हो जाएगा 200 और प्लस 104 यानी 304 हो जाएगा। ओ सेट, अच्छा, $304 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं आपको ठीक है। अब डिफरेंस की बात करोगे आप कि अंतर क्या आएगा, तो आप देख लो अंतर क्या आएगा। अंतर यहाँ 304.4 है, अंतर 306.04 और यहाँ पे आ गया 304, तो अंतर कितना आ गया 2.04। यही आपका ऑप्शन ए सही है। क्लियर है मेरी बात, ठीक है ना। अगर दिक्कत है इस सवाल में तो आप हमारे चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर वाइज कंटेंट पढ़ा हुआ है हमारे ही सिलेक्शन गुरुजी के प्लेलिस्ट से, आप उससे देख लीजिए। ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सबसे यूनिक तरीका है, बेस्ट तरीका है, अभी तक का बेस्ट तरीका है, ठीक है। आप इससे निकाल पाएंगे। अगला सवाल कह रहे हैं कि 2/3, 4/9 और 5/7 का एलसीएम क्या होगा। देखो ऐसा सब सवाल आता है, ठीक है ना। 2/3, 4/9 और 5/7 कह रहे हैं एलसीएम क्या होगा। अब दोस्त इसका एलसीएम देखो क्या होगा। 2, 4, 5 का एलसीएम कितना होगा 2, 4 और 5, 2, 4, 5, 4 पंजे 20, ठीक। 2, 4, 5, तो 2, 4 और 5 5 के 20 होगा एलसीएम। और नीचे का एचसीएफ लेना है आपको। क्या करते हैं
कि अगर एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम हर का एचसीएफ और एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ हर का एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 2 4 5 का एलसीएम 20 और 3 9 और 7 का एचसीएफ 1। तो ये आंसर आ जाएगा इसका 20। ठीक ना 20 क्लियर है। आगे बढ़ा जाए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 500 रुपए का 2 वर्ष में विभिन्न बैंकों में प्राप्त ब्याज में 2.5 रुपए का अंतर है, उनकी ब्याज दरों का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल। मान लेते हैं 500 रुपया है, एक बैंक में आपने जमा किया 2 साल के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 था बटा 100, ये ब्याज हो गया एक बैंक का। सेम पैसा 500 रुपया 2 साल के लिए कहीं R2 ब्याज से जमा किया, ये उसका ब्याज हो गया R2। ठीक, ये R2 ब्याज से जमा किया आपने। और ये बराबर हो गया 2.5। क्लियर हो रही बात। अब देखो तो यहां क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा 0 0 0 0, ये हो जाएगा 10R1 माइनस 10R2 इज इक्वल टू 2.5 या R1 माइनस R2 बराबर हो जाएगा 0.25। ये देखो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है ना, कर लोगे, सही है। अगला सवाल कह रहा है कि किसी धन का 2 वर्ष में 10% सालाना वार्षिक ब्याज की दर से 90 रुपए हो जाता है, तो उसी का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने रुपए होगा। ठीक है 99 रुपए। ठीक है, कितना रुपए हो जाएगा 99 रुपए। कैसे हो जाएगा दोस्त, समझने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। कैसे समझोगे आप, देखो देखते हैं, सॉरी ठीक है, अच्छा नहीं 99 नहीं हो पाएगा, 10 का मैंने 90 का 10% ले लिया, ऐसा नहीं। देखो कह रहे हैं किसी धन का 2 वर्ष में 10% सालाना ब्याज की दर से 90 रुपए हो जाते हैं साधारण ब्याज से, तो उसी का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना होगा। चलो ठीक है, 2 साल का ब्याज कितना है, 2 साल का 10% की दर से ब्याज है 90 रुपए। ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, हर साल बराबर होता है। तो 1 साल का 10% की दर से ब्याज हो गया 45। समझ में आ रही बात। अब मान लेते हैं कि मूलधन P है। अब यहां कोई बच्चा दूसरा होगा या कोई दूसरा होगा तो वो मूलधन निकालने लगेगा। मूलधन काहे निकाले भाई, हमसे ब्याज पूछा है, ब्याज निकाले। माना P रुपया आपने किसी को 10% की दर से दिया, तो आपको पहले साल ब्याज कितना मिला 45 रुपए। दूसरे साल जब आप चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो इसी P में, ये फर्स्ट ईयर की कहानी है दोस्त, ये फर्स्ट ईयर की कहानी है। सेकेंड ईयर में क्या कहानी होगी, P प्लस 45 आपका मूलधन हो जाएगा और 10% की दर से P पर 10% तो 45 ही मिलेगा, प्लस इस 45 पर 10% 4.5 होगा। इसको जोड़ देंगे आप तो 45 45 90 और 4 94.50। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में भाई, कोई धनराशि है 2 वर्ष में 10% से 90 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त करती है, तो 1 साल में कितना ब्याज प्राप्त की होगी 45। साधारण ब्याज हर साल बराबर, क्योंकि साधारण ब्याज सिर्फ मूलधन पे मिलता है। तो और पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। तो अगर कोई राशि P है 10% की दर से 1 साल में ब्याज पाया 45, तो अगले साल क्या मूलधन होगा P प्लस 45। P पर 45 रुपए मिलेगा और 45 पर 10% 4.5 होगा। दोनों साल का जोड़ दोगे तो 45 प्लस 45 90 प्लस 4.5 यानी 94.5। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, कहीं दिक्कत है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगला क्वेश्चन, किसी ठोस धातु का बेलन जिसकी ऊंचाई 45 सेमी और व्यास 4 सेमी है बनाने हेतु कितनी संख्या में ठोस गोलों की जरूरत है, जबकि प्रत्येक का व्यास 6 सेमी है। बेलन बनाना है और गोलों को पिघला के बनाना है, ध्यान से समझ लो। किसी ठोस धातु का बेलन जिसकी ऊंचाई 45 सेमी और व्यास 4 सेमी है बनाने हेतु कितनी संख्या में ठोस गोलों की जरूरत है, जबकि प्रत्येक का व्यास 6 सेमी है। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा बच्चा, बेलन का आयतन होता है पाई r² h बटा गोले का आयतन होता है 4/3
पाई आर क्यू। यहां पाई पाई है दोस्त, आर कितना है, ऊंचाई इतना, व्यास 2 है तो त्रिज्या आर, स्क्वायर कर दोगे तो 4, और एच दे रहे हैं 45 बटा 4/3, ऊपर 3 से गुणा हो जाएगा, गुणित पाई, और आर है 6, व्यास 6 है तो त्रिज्या 3 × 3 × 3, और ये पाई पाई से खत्म हो जाएगा, 4 से खत्म हो जाएगा, 9 3 त्रिक 9 5 45 हो जाएगा, और ये 3 से खत्म हो जाएगा। यानी ऐसे 5 गोलों की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर सवाल। अगला सवाल कह रहे हैं कि दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। फैलाव का अनुपात क्या होगा? फैलाव मतलब आयतन से है दोस्त, फैलाव को लेके कंफ्यूज मत होइएगा कि फैलाव का आयतन क्या होगा। फैलाव का आयतन मतलब जो जितना स्थान घेरेगा उसे उसका आयतन कहते हैं। तो पहले क्या है, R1 संबंधे R2 बराबर 2:3 और H1 संबंधे H2 ये बराबर है 5:3। ठीक है दोस्त, तो V1 बटा V2 बराबर हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर H1 बाई पाई R2 स्क्वायर H2। पाई पाई से खत्म, R1 कितना हो गया 4, स्क्वायर है तो 2 का 4, और H1 5 है, बटा R2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और H2 कितना है 3 और 27, यानी 20/27 या 20:27। इसका ऑप्शन सी सही हो गया। क्लियर है? यहां तक कोई दुख तकलीफ का समस्या परेशानी? एकदम घबराओ मत, इस बार सिलेक्शन तुम्हारा पक्का है दोस्त। आज पहला दिन है, देखना मेरे साथ आप लगे रहो, 15 से 20 दिन के बाद आप में क्या सुधार होगा ये आप देखेंगे, हर सेक्शन में, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, हिंदी हो, सारे सेक्शंस में। आगे बढ़ते हैं। 18, ठीक है। अशोक और प्रदीप की उम्र का अनुपात 4:3 के तुल्य है। अशोक और प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 के तुल्य है। ठीक है, अशोक हैं और प्रदीप है, 4:3 के तुल्य है, यानी 4x है और 3x है। कह रहे हैं यदि अशोक 6 साल बाद 26 वर्ष का होता, 4x + 6 बराबर अशोक हो गया 26 का, तो 4x बराबर 20, x बराबर 5, तो प्रदीप कितना हो गया 15 साल का। कहानी खत्म। ठीक है, इतना ही सिंपल सवाल, ऐसे ही सवाल आपको एसएससी जीडी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बस फर्क ये होगा कि टाइम फ्रेम के अंदर आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी के माध्यम से सवाल को सॉल्व करना है। दोस्त विश्वास रखो, प्रैक्टिस किसी भी कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जाम के सिलेक्शन का सबसे बड़ा रूल है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप कितने कमजोर हैं, कितने तेज हैं पढ़ने में, ये कोई मैटर नहीं रखता। आप कितने डेडिकेटेड हैं अपने तैयारी को लेकर, कितना टाइम देते हैं अपनी तैयारी को, और कितनी मेहनत और शिद्दत से आप तैयारी करते हैं, वो महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिस कितना करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। कल फिर मुलाकात होगी आपसे एसएससी जीडी के सेशन नंबर 2 में, सिलेक्शन बैच में। तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।